तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट पार्ट है, विच इज द वेक्टर एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम लोगों ने nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके खूब कस के उसकी पढ़ाई करी है। तो अब ये जो है आखिरी हिस्सा है वेक्टर एप्लीकेशन का, तो इसको भी ज़रा गौर से समझते हैं। वैसे वेक्टर एप्लीकेशन में ही थोड़ा सा इसके बाद छोटा सा ज्योमेट्री का भी कुछ पोर्शन है, तो वो भी हम बताएंगे। तो वैसे ज्योमेट्री एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसको करने के बाद थोड़ा तुमको ज़्यादा अच्छा पकड़ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर एप्लीकेशन। अब देखो भाई, वेक्टर एप्लीकेशन पढ़ना है तो वेक्टर तो तुम उससे परिचित हुई, बेसिक आपने फिजिक्स में पढ़ी रखा है, वेक्टर का मतलब क्या है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर का मतलब क्या है, देखो आपको सिखाते हैं। तो जैसे बच्चों हम एक आर्गन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें एक रियल एक्सिस है और एक इमेजिनरी एक्सिस है। सो दिस इज योर आर्गन प्लेन एंड इट हैज टू एक्सिस, वन इज रियल एक्सिस एंड अदर इज इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा। ठीक। अब इस आर्गन प्लेन पर कहीं भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर से z ले लें, या से चलो z1 ले लेते हैं। फिर आप क्या करें कि ओरिजिन को इस z1 से क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट z1। अब अगर आप वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर में आप पढ़ते हैं कि किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन, और अगर इसको हम एक वेक्टर की तरह सोचें तो अगर इसका हेड कर दें टुवर्ड्स द पॉइंट और टेल कर दें ओरिजिन को, तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वो भी तो एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर OZ1 वेक्टर की बात करी जाए तो वो इस पॉइंट Z1 का क्या माना जाएगा, पोजीशन वेक्टर माना जाएगा। तो ड्रॉ करें फटाफट मेरे साथ, और ड्रॉ करें और साथ साथ लिखते भी जाएं बच्चों। तो अगर O से Z1 को हमने ज्वाइन किया तो जो वेक्टर तैयार हुआ OZ1 वेक्टर, वो क्या है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Z1, है ना। क्योंकि आर्गन प्लेन पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Z1। फिर ऐसे ही मान लीजिए कि एक पॉइंट लिखा हुआ है हमारा से Z2। सो लेट्स से दिस इज Z2। अब हमने क्या किया कि ओरिजिन को Z2 से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर हम OZ2 की बात करें, सो व्हाट इज OZ2, तो ये OZ2 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Z2, है ना। तो ये OZ2 क्या हो गया, ये हो गया Z2 का पोजीशन वेक्टर। OZ1 क्या हो गया, Z1 का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, फिर अगर ऐसा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि Z1 से Z2 को ज्वाइन कर दें, है ना, लेट्स से लाइक दिस, ऐसे ज्वाइन कर दिए। तो जब आपने Z1 से Z2 को ज्वाइन कर दिया, तो अब देखो जरा समझो इस बात को, जैसे पोजीशन वेक्टर आप लिखते कैसे हो। तो पोजीशन वेक्टर या कोई भी वेक्टर आप जब लिखते हैं तो कैसे करते हैं कि जैसे हेड के पोजीशन वेक्टर में टेल का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर हम इस वेक्टर को देखें Z1 Z2 वेक्टर को, तो जरा गौर से समझिए। अब ये पॉइंट Z1 है, लेकिन आप इसे Z1 वेक्टर भी कह सकते हैं। ये जो लाइन या जो वेक्टर नजर आ रहा है, ये Z1 वेक्टर भी कहा जा सकता है। कैसे, जैसे कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखते हो तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही आ जाता है। जैसे अगर ये x, y है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, xi प्लस yj। तो ये पोजीशन वेक्टर Z1 ही कहलाएगा, है ना। तो जो OZ1 है, जो Z1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसे आप Z1 वेक्टर कह सकते हैं। या और अगर प्रिसाइसली लिखना चाहें तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब हेड में से टेल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे कि Z1 वेक्टर में 0 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी Z1 वेक्टर सोच सकते हैं। ऐसे ओरिजिन से Z2 को मिलाने वाली जो वेक्टर है, इसको आप Z2 वेक्टर भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर ये Z1 और Z2 बच्चों पॉइंट की तरह है और यहाँ पर ये किसकी तरह है, वेक्टर की तरह है। ठीक है। अच्छा, अब बात हुई कि साहब Z1 Z2 वेक्टर आप कैसे लिखेंगे। तो ये जो Z1 Z2 वेक्टर है, वेक्टर Z1 अगर Z2 लिखें इस तरह से, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो उसको लिखने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो Z2 के पोजीशन वेक्टर में Z1 का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Z2 का पोजीशन वेक्टर है Z2 वेक्टर और इसका है Z1 वेक्टर। तो हमारा जो वेक्टर Z1 Z2 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Z2 माइनस Z1 वेक्टर, ऐसे वेक्टर Z2 माइनस वेक्टर Z1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वेक्टर की बात कर सकते हैं। तो अगर इस वेक्टर को लिखना चाहें तो इस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, Z2 माइनस Z1। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हम लोग वेक्टर जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं और उसमें वेक्टर को पढ़ते हैं, तो अब जैसे Z2 वेक्टर माइनस Z1 वेक्टर लिख दिए तो ठीक है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z2 माइनस Z1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी एक वेक्टर ही है, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, Z2 माइनस Z1। तो ये वेक्टर Z1 Z2 है तो उसको Z2 माइनस Z1 लिख दिए। ऐसे अगर केवल Z1 वेक्टर लिखना हो तो Z1 वेक्टर को आप केवल Z1 करके भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है Z1 वेक्टर, आप केवल अगर Z1 भी लिखेंगे तो वो इटसेल्फ उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एक वेक्टर की तरह। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैं नीचे भी कर देता हूँ, देखो बच्चों। फिर ऐसे ही इसको लिखना है तो आप Z2 वेक्टर लिखो या केवल Z2 लिखो, ये भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक ये वेक्टर को समझते हैं। हाँ, कोई भी वेक्टर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखना है, हेड के पोजीशन वेक्टर में टेल का पोजीशन वेक्टर घटाना है। तो हेड है अपना Z1, टेल है ओरिजिन, तो Z1 में से 0 घटा दीजिए ऐसे, तो Z1 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। तो अब देखिए, चूंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वेक्टर वाला पढ़ रहे हैं तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर भी है बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस भी एक वेक्टर है ना। तो ये एक नए डायमेंशन में हम लोग एकदम आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह कैसे करना है ना। इस वेरी 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 इंटरेस्टिंग, हाईली स्कोरिंग। अच्छा, ये चीज़ आपको फिजिक्स में भी जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे क्लास 12th में, मैग्नेटिज्म और EMI के बाद जो आखिरी पार्ट होता है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का AC सर्किट, तो उसमें क्या होता है, एक टर्म होता है फेजर अलजेब्रा, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ है। उसको यूज़ करके फिर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। तो वो सब आज हम लोग अच्छे से सीख लेंगे, मतलब जितना हो पाएगा आज उतना सीखेंगे। ओके बच्चों, अब जैसे अगर हम ये इसी वेक्टर की बात कर लें, Z1 Z2 वेक्टर की बात करें, तो ये हो गया Z2 माइनस Z1। अब इसका वेक्टर को पलट दें, अगर हम इसी वेक्टर को रिवर्स कर दें मतलब कैसे, देखो ये सब भी बेसिक सीखो। तो जो बातें बच्चों बेसिक वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल हैं वो सारी बातें यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। तो जैसे अभी आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया था, दैट वाज Z1 Z2 वेक्टर, कुछ इस तरह का था। हम एक वेक्टर क्या कर रहे हैं, इसी के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और इसी मैग्नीट्यूड का है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये था अपना बच्चों Z1 और ये है Z2। तो एक वेक्टर ऐसा है और एक इसको हमने पलट दिया, तो ये हो गया Z1 और ये हो गया Z2। तो दोनों वेक्टर में बस सेंस का फर्क है, बाद बाकी मैग्नीट्यूड एब्सोल्युटली कैसा है, सेम, एंड बोथ आर पैरेलल। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि क्या हम दो वेक्टर को इस तरह से बना सकते हैं,
भाई Z1 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कैसे आ जाएगी? Z1 तो पॉइंट होता है ना, तो उसको तो आप या तो यहाँ बना सकते हो या तो यहीं बना सकते हो। लेकिन जब हम वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो हमने आपको ध्यान हो, बेसिक मैंने बताया था जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्री वेक्टर होता है कि एक होता है लोकलाइज वेक्टर। तो अगर फ्री वेक्टर है तो आप उसको उसका डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड सेम रख के इधर उधर खिसका देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, वो सेम ही माना जाएगा। ठीक है, तो आप वेक्टर को ऐसे बनाए या Z1 Z2 आप यहाँ भी बनाएंगे तो वो उस तरह से समझना होगा कि ये फ्री वेक्टर है, आप कहीं भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा गौर से देखो, जैसे ये जो वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम लिख रहे हैं कि साहब ये वेक्टर Z1 Z2 है ना, हेड जो टेल है वो आगे लिखा जाता है, तो इसको लिखा गया Z2 माइनस Z1। और ये जो वेक्टर है दैट इज Z2 Z1, यानी ये Z2 से Z1 की तरफ है, तो इसको लिखोगे Z1 माइनस Z2, है ना। तो ये दो वेक्टर है, तो केवल अगर डायरेक्शन पलट दी जाए तो दोनों वेक्टर में क्या होगा, बस एक माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। जैसे ये है आपका Z2 माइनस Z1, तो ये क्या हो गया बच्चों, Z1 माइनस Z2। तो ये भी एक वेक्टर का बेसिक लॉ है, ये भी हमें पता ही है पहले से, बट फिर भी आप इसमें भी ये चीज़ ऐड कर लें कि अगर Z1 Z2 वेक्टर है सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ Z2 Z1। ठीक, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है वेक्टर का कि अगर उसका आप डायरेक्शन एकदम 180 डिग्री से चेंज कर देंगे तो दैट गेट्स अ नेगेटिव साइन। एक तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा आर्ग्यूमेंट पे भी चर्चा कर सकते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट पे कैसे चर्चा कर सकते हैं बच्चों, समझो। मान लेते हैं कि हमारा जो रेफरेंस एक्सेस है से रियल एक्सेस वो कुछ इस तरह से, ये हमने यहाँ पे रियल एक्सेस ड्रॉ कर लिया, थोड़ा आगे तक ही खींच देते हैं तो इसमें भी आ जाएगा वो ऐसे। ठीक है, ये से हमारा रियल एक्सेस है, रेफरेंस एक्सेस है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं डार्क कर दूं तो ये रियल एक्सेस इस तरह से नजर आएगा और इसमें भी इस तरह से नजर आएगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि साहब आर्ग्यूमेंट बताइए, इसका आर्ग्यूमेंट बताइए और इसका बताइए, क्या होगा? दोनों का आर्ग्यूमेंट अपने को लिखना है। तो वेक्टर का एक बेसिक रूल ये भी होता है, जैसे चूंकि हम अब वेक्टर के फॉर्म में सोच रहे हैं तो एक्सेस को भी अगर हम एक वेक्टर के फॉर्म में सोचेंगे तो वेक्टर का एक बेसिक रूल ये भी होता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल आप तभी निकालते हैं जब दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से क्या हो रहे हो, या तो जनरेट हो रहे हो या उस पर टर्मिनेट हो रहे हो। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से दोनों जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जो एंगल हो जाएगा थीटा, ये जो थीटा है वो क्या माना जाएगा हमारा इस Z2 Z1 का आर्ग्यूमेंट। और यहां पर देखेंगे तो फिर ये थीटा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट पर एक वेक्टर आता नजर आ रहा है और एक इससे बाहर जाता नजर आ रहा है, तो दोनों या तो उस पर अप्रोच करने चाहिए या दोनों उससे ओरिजिनेट होने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो फिर आपको ये वाला एरो थोड़ा एक बार नीचे भी ड्रॉ करना होगा। और अब आपका आर्ग्यूमेंट बच्चों ये वाला एंगल होगा, दिस एंगल, ये एंगल। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रियल एक्सिस की डायरेक्शन और उस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते नजर आए या सेम पॉइंट पे टर्मिनेट होते नजर आए। ये भी आप सोच सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे इस बात का कहे कि साहब अच्छा टर्मिनेट करके दिखाओ, कैसे दिखाओगे? तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, देखो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव रियल एक्सिस का, यहां बना लो, और ये डायरेक्शन है इस वेक्टर का। तो दोनों वेक्टर ये वाला और ये वाला इस पॉइंट पे टर्मिनेट होते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे भी सोच सकते हो, तो भी थीटा सोच सकते हो। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, वहां चूंकि आपने थीटा लिख दिया तो यहां थीटा ना लिखें, यहां कुछ अल्फा लिख लें बच्चों, यहां कुछ अल्फा लिख लें, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये जो एंगल है वो अल्फा लिख लिया जाए और ये जो अल्फा है वो क्या है, पाई माइनस थीटा है।
ये पूरा एंगल पाई है, उसमें थीटा हटा देंगे तभी ना ये अल्फा मिल रहा है। तो जो अल्फा एंगल आप देख रहे हो ये अल्फा एंगल बस क्या है, पाई माइनस थीटा है। दिस इज पाई माइनस थीटा। तो बच्चों अगर यहां से हम आर्ग्यूमेंट की भी थोड़ी चर्चा कर लें तो आर्ग्यूमेंट में क्या दिखेगा, तो आर्ग्यूमेंट अगर लिखा जाए Z2 Z1 वेक्टर का, देखो जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो एरो लगा के लिखना है, लेकिन जब हम उस तरह से लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस के फॉर्म में तो फिर इसमें किसी एरो की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो वेक्टर ही है। तो Z1 माइनस Z2, तो अगर हम Z2 से Z1 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उसका अगर आर्ग्यूमेंट देखें, सो दिस इज थीटा, और जो वेक्टर बच्चों Z1 से Z2 की तरफ जा रहा है, Z1 से Z2 की तरफ जा रहा है, उसका आर्ग्यूमेंट देखें तो वो आर्ग्यूमेंट कैसा हो जाएगा। अब देखो फिर एक चक्कर और है क्या, इसको भी समझो। जैसे ये जो आर्ग्यूमेंट है ये नेगेटिव सेंस में, तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, और क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं तो वो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, ऐसे। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट लिखना है तो आपको माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो कोई भी वेक्टर अगर उसका आर्ग्यूमेंट थीटा है एक सेंस में, तो दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो पाई माइनस थीटा ही होगा, बट आप फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस सेंस में। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है Z1 Z2 का, वो आर्ग्यूमेंट आप बच्चों क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हो, और ये आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हो। तो कभी भी हम एंगल क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, अब क्या करते हैं, एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। देखो बच्चों, ये जितना भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पीछे पढ़ के आए हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो वेक्टर के फॉर्मेट में अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो जैसे एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, जरा करके देखिए। से लिखा हुआ है, देखो एकदम एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और Z1 दे दिया है इसे 2 माइनस 3i, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये अपने को दी हुई है, फुल स्टॉप। कह रहे हैं कि Z जो है एक मूविंग पॉइंट है, Z इज अ मूविंग पॉइंट, Z एक मूविंग पॉइंट है, चलिए भी ठीक है। और अच्छा एक बात और दे दी है, Z इज मूविंग पॉइंट है सच दैट, इस तरह से है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं Z माइनस Z1 का तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है पाई बाई 3, ऐसा लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि लोकस बताइए Z का क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, Z का लोकस बताना है आपको क्या होगा। सो कैन यू डू दिस। कह रहे हैं कि एक Z1 है विच इज 2 माइनस 3i, और Z के बारे में कह दिया है कि वो एक मूविंग पॉइंट है और उसका लोकस बताना है। देखो, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर वाला एप्लीकेशन ना पढ़ें और अभी तक आज की क्लास के पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन है उससे करने का सोचें तो आराम से कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का जो एकदम बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है, एकदम बेसिक पार्ट है, वो कैसे हो सकता है, तो आप दो मेथड करते हैं। सो लेट्स से दिस इज मेथड 1, वो बेसिक एलिमेंट्री है जिसमें कोई वेक्टर का रोल नहीं है। तो उसमें ऐसे ही कर सकते हैं कि आप अज्यूम कर लें कि z जो है वो तुम्हारा x प्लस आई वाई है। तो अगर z माइनस Z1 लिखा जाए तो z क्या है साहब, x प्लस आई वाई है, और Z1 क्या है बच्चों, तो Z1 है 2 माइनस 3i। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और i के साथ हो जाएगा y प्लस 3, लाइक दिस।
तो ये हो गया z माइनस z1। अब कह रहे हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट है π/3, तो आर्ग्यूमेंट अगर π/3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 लेट से थीटा है और वो दिया है π/3, तो दोनों तरफ अगर हम tan ले लें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan π/3। अच्छा, और tan थीटा क्या हो जाता है, रियल पार्ट बाई इमेजिनरी पार्ट, है ना। ये जो tan थीटा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो जाएगा, उल्टा बोल दिया सॉरी मैंने, इमेजिनरी पार्ट और नीचे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z1 और नीचे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z माइनस z1 और इसको लिख देंगे tan π/3 दैट इज √3, ऐसे। तो यहां से जो लोकस आना है वो लोकस क्या आ जाएगा, y+3 तो इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है x माइनस 2, तो tan π/3 लोकस, है ना। तो उसको थोड़ा और अगर ढंग से लिख लिया जाए तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, y इज इक्वल टू √3x और -2√3 है और -3, है ना। सो दिस इज योर आंसर। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप की आई, ये जो आंसर दिख रहा है ये आंसर दरअसल क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आंसर हो गया। अब देखो इस आंसर तक हम और आसानी से पहुंच सकते हैं, इतने तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है tan थीटा लिखें और ये सब करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसको थोड़ा वेक्टर के तरीके से अगर हम लें तो देखो और आसानी से हो जाएगा। वैसे ये भी कठिन नहीं, ये भी 2 ही लाइन का है, आपको चूंकि समझाना इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिख पढ़ दिया है, ये भी तो आसानी है। लेकिन अगर हम वेक्टर के उससे सोचें, वेक्टर के फॉर्मेट में सोचें तो थोड़ा और इजी पड़ेगा। तो एक तो जो है एकदम बेसिक ये हो गया तरीका जो अभी हमने सीखा। अब एक दूसरा मेथड आ जाता है, मेथड 2। देखो मेथड 2 में हम लोग वेक्टर का यूज कर लेंगे। कैसे, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z1 वो तो दिया हुआ है 2 - 3i और इधर है z, तो ये z कुछ मान लीजिए x + iy करके, बच्चों सीख लो ध्यान से। तो हमें वेक्टर ये दिया हुआ था z माइनस z1, z माइनस z1 वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर के बारे में कह रहे हैं कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है π/3 और z आपका मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स नहीं है, ये मूविंग है और इसका ही लोकस बताना है। चलो समझो इसका लोकस कैसे बताओगे। मूविंग पॉइंट का ये मतलब है कि z कहीं भी वो लाई तो इसी लाइन पे करेगा, क्योंकि एंगल अपने को कितना रखना है, π/3 रखना है। ये अगर रियल एक्सेस है तो बीच का एंगल बदल नहीं सकते, वो तो फिक्स है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 हमेशा ही π/3 है। देखो इसको एकदम दूसरे तरीके से सोचो, एक वो जो कन्वेंशनल मेथड है वो छोड़ो, एक थोड़ा आसान तरीके से सोचते हैं। तो भैया देखो ऐसा है कि अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में सोचें z1 को, तो आप कह सकते हो कि साहब देखो ये जो नीचे वाला पॉइंट है जो उसकी वेक्टर की टेल है वो 2, -3 है सर, और जो हेड है इसका वो है x, y। अच्छा, जो भी लोकस लिखना है वो तो x, y में ही लिखना है। तो सिंपली ऐसे सोचा जा सकता है कि x, y एक ऐसा पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई करता है विच पासिस थ्रू दिस फिक्स पॉइंट 2, -3 और जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में π/3 एंगल बनाती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप अगर लाइन की इक्वेशन लिख दें तो उस लाइन पे कहीं भी आप इस z को लिखेंगे तो z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट हमेशा π/3 आएगा। लेकिन उस लाइन पर यह भी ध्यान देना है कि z1 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, z1 कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे चला जाएगा तो अब तुम सोचो, जैसे इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ कर दूं, अगर ये वेक्टर आप बना दिए
तो फिर ये आर्ग्यूमेंट इस डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, ये है 60, तो ये क्या हो जाएगा 120, है ना। तो ये नहीं चलेगा, ये ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, तो वहां पे ये मेंशन कर देंगे, ठीक। ओके, तो यहां पे देखो लोकस लिख रहे हैं कैसे, तो यहां जो लोकस होगा दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m। m हो जाएगा आपका कितना, स्लोप, स्लोप मतलब इस लाइन की स्लोप, तो स्लोप हो जाएगी इसकी 10 पाई बाई 3, तो वो हो गया √3। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m को यहां पे लिख दो डायरेक्ट √3। और x माइनस x1 हो गया आंसर। तो आपको उस तरह से सोचने की जरूरत ही नहीं है कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वो सब झंझट ही नहीं है। बट अगर आप इतना समझ पाए कि इसको सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ना सोच के एक वेक्टर की तरह सोच लें, तो कैसा रहे। तो z माइनस z1 अब आपका एक वेक्टर हो गया बच्चों। इसको अब आप एक वेक्टर की तरह सोच रहे हैं, ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। उस वेक्टर की टेल फिक्स्ड है, जो कि ये है, ये तो बदल नहीं रही है, और हेड उसका वो बदल रहा है। तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो हमारे लिए आंसर हो जाएगी। तो दिस इज योर आंसर। लेकिन फिर इस बात का जरूर ध्यान दें कि z इस तरह से हो ताकि π/3 एंगल बने। अगर z ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो फिर एंगल तो 120 हो जाएगा ना। अगर ये एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये नहीं चलेगा ना ये चलेगा, ठीक है, अपना ये वाला चलेगा आगे की तरफ। तो इस तरह से सोचते हैं। तो देखो कितना बढ़िया हो गया, एकदम नई डायमेंशन मिली हमारे थॉट को कि वेक्टर के फॉर्म में हम इस तरह से कर सकते हैं।